कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गर्ल्स कैंडिडेट्स के बारे हुँ, में बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट्स भी हुँ, आपको अब यहाँ पर हुँ, दिख रही होंगी। हुँ, उनके साथ ज़्यादातर ये शिकायत रहती है कि परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हुँ। उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? देख परिवार वालों का सपोर्ट कितना रहा? और मैं देखता हूँ कि कई बार जब हम ऐसे कोई विकलांगता आ जाती है, हुँ, दिव्यांगता आ हुँ। जाती है, तो समाज कई बार सपोर्ट नहीं करते बल्कि ताने जी, जी। मारने लग जाते हैं। हाँ। मैंने पढ़ा था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो वो जी, थोड़ा-सा बताइए। बिल अभी जो कैंडिडेट्स अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस हुँ, एग्ज़ाम, हुँ। उनके लिए ज़्यादातर ये आ रहा है कि सर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला है और अभी 2 महीने लगभग बाकी है, तो उनके लिए कुछ सुझाव देना हाँ, चाहें आप? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है किसी भी तैयारी के दौरान जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो है टेस्ट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत बनाते जाओगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज मेरे साथ है श्री देवेंद्र सिंह चौहान, जिनकी अभी आरएस 2021 में अपनी कैटेगरी में यानी ब्लाइंड कैटेगरी में देवेंद्र जी ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है। मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल चैलेंज जो होता है, पीएच जो कैटेगरी होती है, उसमें भी 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है एलडी, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। दूसरी कैटेगरी होती है ब्लाइंड और लोअर विज़न, यानी उसमें या तो 100% ब्लाइंड है या फिर लोअर विज़न। और उसमें तीसरा होता है जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं, जो जो श्रवण बाधित होते हैं, सुन नहीं पाते हैं। तो उसमें ब्लाइंड कैटेगरी में देवेंद्र जी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है। तो आप सबकी तरफ से, जो भी साथी देख रहे हैं उन सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपको। हम्म। तो आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं। वैसे मैं बता देता हूं देवेंद्र जी के बारे में। देवेंद्र जी और मैं अभी फिलहाल 2018 बैच में एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हम हैं। और हम शुरुआत में साथ में सेलेक्ट हुए, हमारी ट्रेनिंग भी साथ में हुई, तो अच्छी दोस्ती है, जान हुँ, पहचान है। और हुँ। आज क्योंकि खुशकिस्मती से दोनों का जयपुर में मिलना हुआ और जयपुर में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में मैं बात करने वाला हूँ। देखो, एक तो देवेंद्र जी की कहानी जानेंगे। हम सामान्य कैंडिडेट हैं थे जिसमें इस तरह की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती है, उसके बावजूद भी कई तरह के हम अपने आप को कठिनाइयों से जूझते हुए महसूस करते हैं और लगता है कि कितने मुश्किल है। आप देवेंद्र जी के बारे में सोचिए, इतनी फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी, इतनी फिजिकल कठिनाइयां आने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर आरएस में लगातार 3 बार अटेंड में तीनों बार पोस्ट हासिल करी है और इस बार अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। प्लस साथ में ये भी बता देता हूं, जनरल रैंक की भी बात करूं तो जनरल में 643वीं रैंक आई है देवेंद्र जी की। 643 का मतलब, ऐसे बहुत सारे साथी, मैं बता देता हूं, मेरी पिछली बार 584 रैंक आई। ऐसे बहुत सारे साथी जिनका मेरे पास फोन भी आया था कि सर हमारी 700 800 900 रैंक बन रही है, और वो बहुत मेहनती कैंडिडेट थे। मतलब आप समझ लीजिए कि 800 900 रैंक जिनकी आ रही है, 600 रैंक जिनकी आ रही है, 500 रैंक आने की, वो जानते हैं कि 500 रैंक लाने के लिए, 600 रैंक लाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जनरल कैटेगरी से तो 643 रैंक है ही है, आप समझ लीजिए कि देवेंद्र जी की मेहनत कितनी होगी। तो जनरल में 643वीं रैंक है और अपनी कैटेगरी में, ब्लाइंड कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। और जी। मैं आपको वापस बता देता हूँ, देवेंद्र जी लो विजन नहीं है, 100% ब्लाइंडनेस उस कैटेगरी में है। हुँ। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना सामान्य परिचय अपने सभी साथियों को दे, अपना नाम और आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड हाँ। उसके बारे में, ताकि एक बार जान लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम जैसा कि सर ने बता दिया है, देवेंद्र सिंह चौहान है और मैं अलवर ज़िले के बानसूर तहसील के एक छोटी-सी ढाणी है, माला की ढाणी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे पापा किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं और मेरा एक छोटा भाई है नरेंद्र सिंह चौहान, वो अलवर कैफ़े के नाम से जयपुर में एक चाय की दुकान चलाते हैं। और मेरी मिसेज़ भी गृहिणी हैं, उनका नाम अंकिता चौहान है। ओके। हुँ, तो देखिए आप, मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सर अपने को देख रहे हैं यहाँ पे, जी, ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जी। है ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। तो आप भी मेरे ख्याल से ग्रामीण पृष्ठभूमि जी, से, जी। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी सरकारी स्कूल से हाँ हुई जी, है। जी, सरकारी स्कूल से। तो आप सरकारी स्कूल से पढ़े। जी। पिताजी किसान है, हुँ, माताजी गृहिणी है, जो हुँ, सामान्य एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उसी पृष्ठभूमि से सर आते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि देखो, हम सोचते हैं कि चलो फिजिकली चैलेंज है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज है लेकिन अगर आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको डेमोग्राफिक कंडीशन अच्छी मिली हो, डेमोग्राफिक का मतलब है कि आप किस जगह पर रहते हैं हुँ, उसका फर्क पड़ता है। जैसे एक कैंडिडेट है दिल्ली जयपुर जैसे शहरों में रह रहा है, और हुँ, एक है किसी गांव में ढाणी में रह रहा है, तो हुँ, दोनों में फर्क होता है। जी, दोनों के अलग अलग तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो देखो यहाँ पर देवेंद्र जी जो है, एक गांव में ढाणी में रहते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पिताजी भी किसान, तो मुझे लगता है कि
शायद परिवार भी इतना संपन्न नहीं रहा होगा। जी हाँ, मेरी फैमिली गरीब थी हाँ। और शुरू से हम झोपड़ी में रहते थे हम्म। और हमारे गांव में भी आज भी रोड नहीं है, मतलब अच्छा, ढाणी में भी आज भी रोड रोड नहीं नहीं है। है। हम ओके। वहाँ 1 किलोमीटर पगडंडी के माध्यम से ही जाना पड़ता है, तो बहुत मतलब बैकवर्ड एरिया है, उस एरिया से मैं आता हूँ। माला की ढाणी है जो सबलपुरा ग्राम पंचायत में पड़ती है, ओके। रामपुर के पास है जी। अच्छा, तो ये वास्तव में बहुत हाँ। बहुत बड़ी बात है कि हम्म, ऐसी जगह से जहां पर हमें मेन रोड तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर ऐसा चलना पड़ता है। जी जी। गाड़ियों की तो संभावना नहीं है हाँ। कि वहां पर हम जा पाए, तो ऐसी जगह पर अगर ऐसा जाना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में सारी चीजें कितनी स्ट्रगल वाली रही होगी। जी। तो देवेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपकी कहानी के बारे में हम्म, कि जैसे आप शुरू से ब्लाइंड रहे जन्म से, या नहीं फिर बाद में मैं आपके ऐसा हुआ, सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे जी कि मैं बता देता थोड़ा। हाँ। हूँ कि मैं कक्षा 6 तक एकदम देख पाता था, ओके। मतलब पूरी तरह। जब कक्षा 6 में एक लगभग ये बात है 7 अक्टूबर की, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। 7 अक्टूबर कौन से हाँ, सन में? ये होगा 2004 के आसपास है ना। ओके, ठीक है। 2004, 7 अक्टूबर 2004 में जब मैं कक्षा 6 में लंच में खेल के आया, एकदम बच्चों सामान्य बच्चों में पढ़ता था और सबका क्लास में भी मैं सबसे पीछे बैठता था। फिर अचानक पता चला मुझे दिख ही नहीं रहा है, मेरी एक आंख की रोशनी पूरी चली गई। लंच के जस्ट बाद जो पीरियड आता है ना, उसमें ऐसा हुआ कि एक आंख की रोशनी पूरी चली गई और दूसरे से बस थोड़ा सा दिख रहा है। तो ओके। फिर बाद में जांच में आया कि मुझे 13% ही दिख रहा है। तो ओके। अचानक मेरी आंखों की रोशनी चली गई खेलते खेलते, और ओके। वो उस समय मैं कक्षा 6 में था। और उसके बाद पूरी तरह 2011 में चली गई थी, और उसकी भी 2011 में आप 100% ब्लाइंड हो ब्लाइंड गए हो थे। गया था। अच्छा, तो एक तो ये था कि हम्म पहले देख पा रहे थे, शुरू में सारी दुनिया देखी है। हम्म एक तो जो बचपन से ही होते हैं वो हम्म, एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए सब सामान्य सा रहता है। जी लेकिन अगर आप पहले देख पा रहे हैं और उसके बाद से आके चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हादसा है जीवन में। जी जी। और आपकी जो आंखें गई वो अचानक से गई है, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कोई ऐसा, और नहीं, अचानक से ही चली गई ऐसे? हाँ बिल्कुल, कक्षा ओके। 6 में और बैठे बैठे। 2011 में, अब मैंने हम्म आपकी स्टोरी भी पढ़ी थी, हम्म, 2011 में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे आपकी पूरी चली गई, वो भी जी अगर साथियों को हाँ, बताना मैं चाहें। बिल्कुल सबको बताता हूँ। हाँ। तो जैसे हम लोग शुरू में ना इतने कैपेबल नहीं थे कि बड़े हॉस्पिटल में ओके। दिखा सके। हम्म। तो शुरू में भी ऐसे लगता कि भाई एकदम जवान बच्चे की आंखें कैसे चली जाएं। तो गांव में ऐसा लगता है कि मतलब डॉक्टर से ज़्यादा देवी देवताओं अंधविश्वासों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो लोग। हम्म। तो उधर ही मेरे को दिखाते रहे। तो 2011 में क्या हुआ, एक कालबेलिया था, सपेरा होता है ना, सपेरे। वो ओके। जो हमारे गांव में आया और वो बोल रहा था कि तुम्हें ना 1100 रुपये दो मुझे और हम्म। मैं आपकी आंखें ठीक कर दूंगा। एक सुरमा लगा दिया और उस सुरमे के थ्रू मेरी मम्मी और चाचा उसकी बातों में आ गए, और उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी जीरो हो गई थी। 2011 की बात है ये, 10 मई 2011 को मैं पूरी तरह देखना बंद हो गया था मेरा। 2011 में लगभग हम्म, 12 साल हो गए हैं आपको। हाँ जी। 12 साल से आप कुछ भी नहीं देख पाते। नहीं नहीं, 2011 में आप उस समय किस क्लास में पढ़ रहे थे? मैं 12वीं पास हो गया था उस 12वीं समय। पास हो गए थे। जी जी। 11वीं 12वीं में आपके सब्जेक्ट क्या थे? मेरे पीसीएम था सब्जेक्ट, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? मैं था बिल्कुल। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप 13% रोशनी के साथ कैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। हाँ। तो मैं दिन में पढ़ता था, उस समय मेरे को बिल्कुल कम दिखता था। और हम्म। दिन में मतलब सूर्य की रोशनी में, या हाँ। तो पेड़ के नीचे बैठ के सूर्य की रोशनी में पढ़ना पड़ता था, क्योंकि रोशनी हाई चाहिए। हाँ। और लाइट में मैं पढ़ नहीं पाता था, है ओके। ना। बस उसी से फिर काम चलता रहा। मोटे स्केच पेन होता है ना, उससे हाँ। मैं मेरे नोट्स बना के वो पढ़ता था। ओके। हम्म। तो जी 12वीं आपने पास कर लिया या? जी, 12वीं पास कर लिया था उस समय। अच्छा, और 12वीं। मेरी बहुत सामान्य परसेंटेज है 12वीं में, 62% से ही पास हूँ। अब बाकी मैं 62% सामान्य परसेंटेज नहीं हाँ होते हाँ, हैं। जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर कोई जी 62% ला हाँ रहा है और इस लोअर विजन के साथ में, तो हाँ, मैं तो इसको सामान्य परसेंटेज जी नहीं कहूंगा। हाँ मैं भी सर पीसीएम से ही था, हाँ और मेरी आंखें पूरी ठीक ठाक थी, तब मैं 75% ला पाया। तो ये बड़ी हाँ, बात वो नहीं है, लेकिन अगर चैलेंजिंग आप था वो भी 62% ला रहे हैं तो ये अपना में बड़ी बात है। जी फिर जब आपकी पूरी रोशनी चली गई, हम्म, तब आपकी उसके बाद पढ़े कैसे की, वो बड़ा चैलेंज वाला काम है। वो कैसे किया आपने, कैसे मैनेज किया? बिल्कुल। ये मेरे लिए जब मैं पूरी तरह ब्लाइंड हो गया है, हम्म। तो मेरे लिए पूरा संसार, मतलब होता है ना भाई, आँख गई संसार गया, हम्म। ऐसा सब बोलते थे मुझे कि हम्म। मैं अब क्या करूँगा। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि अब क्या किया जाए जीवन में। तो मतलब फिर एक रेडियो था हमारे पास, तो हम्म। उसके थ्रू मुझे पता चला था कि ये है रोशनी का कारवा, एक कार्यक्रम आता था आईवे से। तो ओके। उसके थ्रू मुझे पता चला दिल्ली में एक संस्था है वो पढ़ाती है। तो उन्होंने मुझे जयपुर के नंबर दिए थे कि ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, तो हम्म। आप वहाँ जाके ब्रेल सीखो, कंप्यूटर सीखो। तो उनके फिर कल्याण संघ का पता चला था मुझे। तो उसके बाद 6-7 महीने तक मैं ऐसे ही निराश रहा, किसी में आना जाना बंद कर दिया, मैं बैठता भी नहीं था समाज
में, क्योंकि सब लोग यही बोलते थे बस ये तो इसका तो जीवन ही अंत हो गया है। और फिर यहाँ कल्याण संघ में आया ना, तो फिर जीवन में नया टर्न आया था मेरा। कोई ओके। कंप्यूटर सीखा, बहुत सारे बच्चे देखे, फिर वो टीचर भी देखे, तो मैं भी सोच रहा था मैं भी टीचर तो बन ही जाऊंगा, अगर ऐसा होता है, पढ़ सकते हैं तो। ओके। जी। अच्छा, तो ये सपना था कि भी हाँ, हम्म। मतलब आपको इतना लग गया था कि पढ़ सकते हैं। हाँ। इस आंखें नहीं होने के बावजूद भी जब इतने हाँ। लोग पढ़ रहे तो हाँ। आप भी पढ़ सकते हैं और हाँ। आप भी सरकारी नौकरी मेरे में, पास सरकारी सेवा सबका। में जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, सो। जब आंखें चली जाती है तो नॉर्मली परिवार वालों पे भी एक तरह से बहुत दुखों का पहाड़ टूट जाता है। हम्म। परिवार वालों का सपोर्ट कितना रहा? और मैं देखता हूँ कि कई बार जब हम ऐसे कोई विकलांगता आ जाती है, हम्म। दिव्यांगता आ हम्म। जाती है, तो समाज कई बार सपोर्ट नहीं करते बल्कि ताने लगाने जी जी। मारने लग जाते हैं। हाँ। मैंने पढ़ा था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो जी। वो थोड़ा सा बताइए एक बार। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ हम्म। क्योंकि कई बार जो सामान्य कैंडिडेट भी होते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि कोटा में लगातार कैंडिडेट सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है हम्म। कि उन ये बहुत अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती है, और जब वो पूरा नहीं कर पाते, सामान्य हम भी इंसान हैं, जरूरी नहीं कि हम सब चीजें कर पाए, हम्म। और जब नहीं हो पाती तो लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। हम्म। और हर कैंडिडेट ऐसा होता है भी, हर कोई ताने को सहन नहीं कर पाते हैं जी। और ऐसा कदम उठा लेता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद आपके साथ भी ऐसा होगा, तो लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे, और कैसे हैंडल किया आपने? लोग क्या बोलते थे उस समय? जी देखो, मैं बताऊं आपको, जब मैं पूरी तरह ब्लाइंड हो गया तो मेरी मम्मी और चाचा खुद को अपने उस काम के लिए वो खुद अपने आप को दोषी मानते थे कि अच्छा। हम दवाई नहीं दिलाते तो ये आज ये ब्लाइंड नहीं होता। तो और जब भी कहीं मैं किसी के पास बैठा तो वही बात कि आप अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसको गोवर्धन छोड़ दो, या फिर हमारे यहाँ एक प्याऊ चलती है उसमें बैठा बैठा पानी पिला लेगा, नहीं तो 1000 रुपये गोवर्धन मिलते। में कहाँ छोड़ हाँ, देंगे? मतलब वहाँ पे कि बहुत सारे ब्लाइंड हैं, वहाँ पे वो संगीत बजाते हैं, वो अच्छा। करते हैं, तो उनके साथ काम कर लेगा। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं उनको मौन रह के मैंने यही कहा कि चलो इनका समय है, कोई तो मोड़ आएगा ही जीवन में, कोई तो मतलब मार्ग दिखेगा ही, प्रशस्त होगा। वो उसमें समय लगा लेकिन हो गया है ना। तो हम्म। उस फिर मैं, मम्मी रोती रहती थी पूरे दिन, वो भी सुन के आती थी, क्योंकि एक आदमी गरीब भी होता है और फिर फिजिकल चैलेंज है तो सामान्य को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मन में तो रख ही सकता है ना कि यार आपको मतलब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो दिन रात यही चलता था मन में, और उनके साथ सुनने ही पड़ते हैं, पर लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो घर वालों को नहीं लगा कि नहीं, बाहर वाले सही कह रहे हैं कि ठीक है, आ, गोवर्धन में सब लोग रहते हैं, नहीं, वहाँ छोड़ घर दो? वाले हमेशा आपका साथ ही देंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक इतना अच्छा बच्चा पढ़ने में होशियार है हम्म। और आगे मतलब बहुत मेहनती था और ब्लाइंड हो गया, लेकिन आप उसको कैसे छोड़ दें? ऐसा दुनिया छोड़ सकती है, जब घर परिवार वाले नहीं 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 छोड़ छोड़ सकते, सकते। देखो मतलब ये। उनका उनका बिल्कुल। समर्थन रहा है मेरे साथ, हम्म। हमेशा सपोर्ट रहा है हाँ, उनका। कई बार लगता है ये हमारे साथ जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, ये कुछ हम्म। ब्लेसिंग होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हम्म। हैं ना। होता है कि जब चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है तब हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। फैमिली इतना बड़ा अपना आप में सपोर्ट होता है, चाहे पूरी दुनिया आपको नकार दे, हम्म। लेकिन जब फैमिली अगर साथ है तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर कुछ सकते भी हैं। कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब कई लोगों को लगता होगा हमारे साथ फैमिली सपोर्ट में हम्म। नहीं है, हम उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। है हम्म। ना? फैमिली वाले हमें कुछ समझाते हैं भी तो भी ऐसा लगता है कि फैमिली वाले हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन वास्तव में चाहे वो कोई से भी माँ हो बाप हो, हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में इतना सोचते, शायद दुनिया कितनी भी कर ले, लेकिन माँ बाप उनके हमेशा पीछे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जी जी। आपने भी ऐसा महसूस किया? बिल्कुल, मेरे को जब पहली बार मैं ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेना है ना, तो मतलब घर वाले को कैसे छोड़े, हाँ। मतलब अकेला, उनको लगता था कि भाई अब इनको दिखता नहीं है, साथ रहना जरूरी है, तो वहाँ कौन इनको रोटी खिलाएगा, कौन खाना देगा, कौन नहलाएगा, हम्म। ऐसा होता है ना शुरू में एकदम ब्लाइंड। हम्म। बाद में तो आदमी सब कुछ खुद करने लगता है, लेकिन शुरू में लगता है कि यार इनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो मम्मी पापा चाह ही नहीं रहे थे कि हाँ। इसको या तो हम साथ जाएं, तो लेकिन वो फिर उनको एक हमारे ताऊ जी ही काम करते थे, ये राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ है, ओके। तो वो जब मिल गए तो उनको लगा कि घर का आदमी है, हम्म। संभाल लेगा, तो फिर उन्होंने यहाँ छोड़ा था मुझे। तो परिवार का सपोर्ट रहना ही चाहिए और रहता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा गार्जियन के लिए भी है कि अगर परिवार अगर सही से सपोर्ट करे हम्म। किसी भी व्यक्ति का, तो हम्म। वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता जी। है ना? अगर परिवार को उसको सही सपोर्ट और वो हाँ। मानसिक संबल, हाँ, व्यक्ति बिल्कुल। खुद अपने आप में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उनको लगता है कि परिवार हमेशा साथ है, सपोर्ट कर रहा है, तो भी सही। व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे मैं आपके
बारे में ये भी जानना चाहूंगा, जैसे मैंने पढ़ा था आपके स्टोरी पढ़ी थी आपने हम्म, पहले मुझे बताया था, हम्म, मतलब बचपन में आपको मजदूरी तक करनी पड़ी, मजदूरी जी भी करनी पड़ी, हाँ तो जैसे उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लगता है कि हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल, आप बताइए कि आपके। हाँ मैं हाँ। आपको बताता हूँ हम्म, कक्षा 6 में जब मैं ब्लाइंड हो गया। कक्षा 6 में हाँ जब पूरी आपकी तरह उम्र। मतलब मेरी उम्र लगभग आप सोचो कि 12-13 साल रही होगी। हाँ। तो उसके बाद मेरे पापा को टाइफाइड हो गया था और वो ओके। खून की उल्टी करते थे, कमाने वाला एक था। मैं एक्चुअली राजपूत समाज से आता हूँ, तो वहाँ पे महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाता है। अच्छा तो अच्छा। मम्मी घर से बाहर काम कर नहीं सकती थी। हम्म तो जैसे फिर हमारी आर्थिक स्थिति पहले भी खराब थी और बीमारी ने और तोड़ दिया था। हम्म। तो फिर क्या करें, फिर कक्षा 8 में हमारे गांव में छोटी छोटी खानें निकल गई बजरी की। तो अच्छा। उन खानों में मैं जाके बजरी भरता था। सुबह जैसे 10 बजे का टाइम है स्कूल का, तो मेरे चाचा के साथ 4 से 10 बजे तक मतलब 5-7 ट्रैक्टर भर दिए। फिर शाम को स्कूल से आके ट्रैक्टर भरने लग जाता। हाँ मुझे दिखता नहीं था, कई बार गड्ढों में भी गिर जाता था। तो वो हम्म चैलेंजिंग होता था, लेकिन कमाना जरूरी था। हाँ रियल में मैंने बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रालियां वहाँ भरी हैं। 12वीं क्लास तक जब तक मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखता रहा, तो हम्म मैं हमेशा ट्राली भरने जाता था। हम्म। तो ये मैंने वहाँ आ- मजदूरी की। आज जाओ। आप आ रहे हैं ऐसे, आप जी। एसडीएम पोस्ट पर आ गए हैं, हम्म, एसडीएम आप बनने वाले हैं, हम्म, और मतलब एक टाइम वो भी था कि आपको बजरी के ट्रैक्टर भरने पड़ रहे, आपने जी। ट्रॉलियां भरी, और ऐसा नहीं कि आप युवा होने के बाद भरे, उस हम्म, समय आपकी एज 13-14 साल एक हाँ बच्चे की वो उम्र में बच्चे की बाल उम्र, हाँ मजदूरी हो रही हाँ हो तो, बिल्कुल। है ना, कि आपको वो भी करनी पड़ी। जी। मतलब आप लाइफ में देखिए कि एक व्यक्ति जो अभी एसडीएम है, हम हम्म, हम पीछे जाकर देखते हैं ना हम्म, कि ये जीवन भी रहा, तो कई बार हमें लगता है कि देखो हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हम्म, प्रॉब्लम सबके जीवन में। हम्म, कईयों को तो ये भी लगता है कि देखो वो गॉड गिफ्ट मिला होगा, हम्म, गॉड गिफ्ट ऐसे नहीं मिलता, इसके हम्म, पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कई बार हम्म, हमारे सामने कुछ कहानियां नहीं आ पाती है, कुछ जैसे आज की कहानी आपके सामने आ रही है, और मुझे लगा कि ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए, कि पीछे हर कहानी के मतलब ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता, आपको उसके पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम्म, कई लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को भी लगता है यार क्या किस्मत थी, है ना, हम्म, भगवान ने इनको सब कुछ दे दिया, नहीं, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत थी, बहुत बड़ा स्ट्रगल था, बहुत हम्म, सारे ताने भी सुनने को पड़े। इतनी सारी चीजें होने के बाद आप रुके नहीं, आप लगातार मेहनत करते जी। रहे, और आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर। थोड़ा सा हम अब तैयारी के बारे में जान लेते हैं, जी। है ना। तो जब आपने फिर कॉलेज पास की होगी, हम्म, कॉलेज पास करने के बाद आप मुझे थोड़ा सा आपकी जो तैयारी की जर्नी थी हम्म, उसके बारे में बताओ, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से आपने तैयारी की, और वो जर्नी आपकी क्या रही है, आरएस पहले था या इसके पहले भी कहीं सेलेक्ट हो चुके थे, उसके बारे में से थोड़ी सी आप शेयर कीजिए सबके जी साथ। जैसे मैं ब्लाइंड हो गया पूरी तरह। हाँ। तो उसके बाद मैंने 6 महीने कंप्यूटर कोर्स किया। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ है जयपुर में, ओके। वो ब्लाइंड को कंप्यूटर सिखाता है, वहाँ ब्रेल सिखाते हैं। तो मैं बाद में ब्लाइंड हुआ तो ब्रेल में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं बना पाया, अच्छा। हालांकि मैंने सीखी। हम्म। लेकिन मैंने कंप्यूटर पे फोकस किया। ओके। और कंप्यूटर सीखने के बाद मैंने नॉन कॉलेज एलबीएस कॉलेज है कोटपुतली, वहाँ पे ग्रेजुएशन किया। ओके। ठीक है, उस ग्रेजुएशन किस में था ग्रेजुएशन आपका? हाँ बीए, मैंने सामान्य बीए किया। ओके। और मेरे सामान्य ही सब्जेक्ट थे, पब्लिक एड, पॉलिटी और सोशोलॉजी। हम्म। और उसके थ्रू जब मैं 2013 में सेकंड ईयर में आया, तो सबसे पहले मैं एसएससी की तैयारी करने लग गया था। क्योंकि अच्छा। सबसे पहले आदमी को वही दिखता है कि हर साल फॉर्म निकलते हैं, हाँ। फॉर्म भर दो। तो सामान्य बच्चा ज़्यादातर एसएससी का फॉर्म भरता ही भरता है, तो मैं भी वो तैयारी करने लग गया। और उसके बाद मेरी पंचायती राज में 2013 में एक एलडीसी के पद पर मेरा राजस्थान चयन में। में हुआ, रा, राजस्थान में ही सवाई माधोपुर में बामनवास है, वहाँ मेरा चयन हो गया था, बामनवास तहसील में। मैंने ओके। वहाँ 3.5 साल जॉब की। उस राजस्थान एलडीसी में, पंचायती राज राजभवन, एलडीसी में हाँ 2013 2013 में में आप एक सेलेक्ट हो चुके थे, जी सरकारी नौकरी मिल मिल चुकी थी जी आपको। 1 जुलाई 2013 से मैंने फर्स्ट बार ज्वाइन किया बामनवास में ओके, तो वो आपकी एलडीसी के पहली पद। नौकरी थी। जी जी। ओके। और उसके बाद फिर मैं मतलब 1-2 साल ग्रेजुएशन करता रहा। और मुझे ये आरएस वाईएस के अच्छा, बारे में 2013 में जब आपकी नौकरी लगी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई नहीं थी? था, मैं सेकंड ईयर में ही ओके। था। ठीक जी है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी आप तैयारी नॉन करता। कॉलेज हाँ पढ़ हाँ रहे थे आप। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर आरएस कहाँ से सफर शुरू हुआ? जी मैंने तो आरएस के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हम्म। तो मेरे क्या कॉलेज में एक बाबू ने मेरे से पैसे ले लिए, अच्छा। 70 रुपये पर पेपर के। स्क्राइब ले जाते हैं हम, एक्चुअली क्या लिखने दूसरा लिखता है हमारा एग्जाम। हाँ हाँ। तो वो लिखने वाला के पैसे सरकार ने कि हम इसको अनुमति दे रहे हैं, इसलिए आप मुझे 70 रुपये पर पेपर दो। तो जैसे 10 पेपर हुए ना, तो उसने 700 रुपये ले लिए। तो जैसे मैं कल्याण समझा नहीं मैं, किसके लिए लिखने की मेहनत लिखने मजदूरी भी मेहनत इसने? मजदूरी के लिए, बच्चे ने नहीं,
कॉलेज ने इस बात की फीस मांग ली कि हम परमिशन दे रहे हैं, इस बात के पैसे दो, और अच्छा। वो बिल्कुल गलत था। कॉलेज ओके। वालों ने गलती से वो पैसे लिए, तो 700 रुपये लिए। मैंने ऐसे ब्लाइंड स्कूल में वो भार्गव सर को बताया कि ऐसे ऐसे मतलब मेरे से मैं पैसे ले लिए। तो उन्होंने बताया कि निःशक्त जन आयुक्त उपायुक्त थे उस समय, पारिक साहब, तो ओके। उनके पास जाओ। तो उस समय उन्होंने बताया कि ये आरएस का पद होता है, और मतलब ये आपकी मदद करेंगे। तो वो 700 रुपये, वो बाबू और वो प्रिंसिपल, मेरे जहाँ गांव में आज भी सड़क नहीं गिरते पड़ते, वो 700 रुपये दे के आए और ऐसे बोले कि समझौता कर लो। तो मुझे लगा यार आरएस के पद में तो दम है कि एक आदमी को एक शिकायत के दम पे वहां तक पहुंचा देता है कि हाँ उसने गलत पैसे लिए और घर पे लौटा रहा है, तो मुझे भी आरएस क्यों नहीं बनना चाहिए। तो वहां एक प्रेरणा मिली कि यार मतलब मुझे भी आरएस बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो देखो ऐसी, वैसे तो ये कहानी इस तरह की, यहाँ की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि इस तरह की कहानी को प्रेरित करते हैं और बढ़ जाते हैं। पर आता जब असली चैलेंज आता है, तब आता है कि वो कहानी कितनी मोटिवेट रख पाती जी। है। मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए कि आपने तैयारी तो शुरू कर दी, उसके बाद तैयारी में, क्योंकि आप फिजिकली चैलेंज थे, जी। है ना, दिव्यांग है, आपको आंखों से दिख नहीं रहा, हम तो सब कुछ देखने के बावजूद भी, है ना, इतना मेहनत ये नहीं कर पाते हैं जितना आपने मेहनत, क्योंकि 643 रैंक जनरल में भी लाना इतना आसान नहीं है। जी। तो वो जर्नी कैसी रही, वो तैयारी कैसे करी, और उसमें क्या चैलेंज आए, थोड़ा दे उसके बारे में हाँ बताइए। बिल्कुल। जैसे सामान्य व्यक्ति तो किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ लेता है। अच्छा, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति को सीधे किताब मिलती है, वो हम्म। पढ़ लिया। मेरे लिए तो उसको आप कहोगे एक्सेसिबल फॉर्मेट में करना होता है। हाँ, उसके वो दो मुझे तरीके मुझे समझाइए कैसे कैसे वो होता दो है वो। तरीके होते हैं। या तो आप रिकॉर्डिंग करवाओ उसकी, रिकॉर्डिंग करके सुन सुन के पढ़ो। रिकॉर्डिंग कैसे करवाते हैं? मतलब ऑडियो रिकॉर्ड में उसको बोल दिया कि कंप्यूटर या फोन में रिकॉर्ड कर लो और उसको बार बार सुनो। दूसरा तरीका होता है, कंप्यूटर में एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है, ओके। वो आपने अगर टाइप कर लिया एक्सेसिबल फॉर्मेट में, तो हाँ। आपको रीड करके अच्छा, बार बार सुना देगा। मैं थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा। हम्म। ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो शायद ब्लाइंड या लोअर विजन कैटेगरी में आते होंगे, तो हो सकता है कि उनको ये सारी चीजें नहीं पता हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से, थोड़ा विस्तार से बताइए, ताकि वो अगर ये इंटरव्यू सुन रहे हो तो उनको भी इसका लाभ मिले। हाँ, मैं आपको दोबारा हाँ, बता देता हूँ बिल्कुल। इसके लिए कि जैसे ब्लाइंड कैंडिडेट देख नहीं सकता है, हाँ, लेकिन सुन सकता है अच्छे से। बिल्कुल। तो सुनने के लिए आप वो जो नोट्स होते हैं उनको बार बार ऑडियो फॉर्मेट में, जैसे आप फिल्म सुनते हो, कि बिल्कुल। फिल्में देखते हो सुनते हो, तो सुनने के लिए ऐसे ही ऑडियो फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करवा लो। तो रिकॉर्ड किससे करवाएं? मैंने, मेरे भाई है छोटा नरेंद्र जी, हम्म। नरेंद्र सिंह चौहान, उससे, ओके। और मेरी पत्नी है, उन्होंने सहारा दिया, इसमें मेरा सहयोग किया था। और दूसरा तरीका होता है कि आप कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर रहता है। ओके। स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे जो चीज़ है रीड करके आपको वो बताएगा। तो आप टाइप कर लो या करवाओ और उसको रीड करो, बार बार उसको सुनो। तो ये दोनों तरीके अच्छे तरीके हैं। दूसरा तरीका सबसे बेहतर है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको 1 घंटे दोबारा आगे पीछे जाने में टाइम लगेगा। अगर आपने टाइप कर रखे हैं एक्सेसिबल फॉर्मेट में, तो आपको अच्छे से रीड करके कंप्यूटर बार बार सुना सकता है। और उसमें तो किसी एक दो व्यक्ति की सहायता भी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल तो लेनी हमेशा पड़ेगी। जरूरी नहीं कि वो हाँ। अवेलेबल हो हमेशा, हाँ है ना, किसी न बिल्कुल। किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, जी क्योंकि जी। उनका भी टाइम जाएगा उसमें। बिल्कुल। दो दो व्यक्ति के टाइम जाएंगे। बिल्कुल। तो आज का देखो, और मेरे ख्याल से ये सॉफ्टवेयर तो अभी प्रचलन में आए होंगे। जी। उस पहले तो ये एक ऑप्शन था कि रिकॉर्ड करवाना रिकॉर्ड करवा पड़ता, पड़ता है या मदद ब्रेल में लेनी पढ़ो। पड़ती, हाँ। हाँ, ब्रेल में पढ़ो। हम। लेकिन आज का देखो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। अभी मैं देख भी रहा था, मैं जब भी देवेंद्र जी को कभी भी कोई मैसेज करता हूँ, तुरंत रिप्लाई आता है। मतलब दूसरे लोग जितना पढ़ने में रिप्लाई, पढ़ने के बाद रिप्लाई करेंगे, आपका रिप्लाई उससे भी फास्ट आता जी। है ना। तो मतलब मुझे लगता है कि आपने, अभी मैं देख भी रहा था कि आप मोबाइल में सारी चीजें लगभग, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, कोई इमेज को पढ़ना हो, किसी का मैसेज आया, किसी कॉल आया था, सब कुछ पहचान लेते हैं। जी। तो बिल्कुल आज के टाइम में टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, उसका यूज, हाँ, उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है। अभी आपने मुझे बताया भी था, आपकी टाइपिंग में स्पीड कितनी है? बहुत ज़्यादा स्पीड है मेरी, 50+ स्पीड कह सकते हो। हाँ, मैं जो हिंदी चलता में हुआ या इंग्लिश में? हिंदी में, हाँ। क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का रहा हूँ और हिंदी में ही पढ़ाई की है, हाँ। तो मैंने हिंदी पे फोकस किया। हिंदी टाइपिंग वैसे चैलेंजिंग होती है, हाँ। लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से मन पे लिया और किया। इसका भी एक कारण है चौहान साहब, मैं हाँ। आपको बताता हूँ। मैं एक बार एफसीआई का एग्जाम दिया मैंने, और उसमें मैं टाइपिंग फेल हो गया। तो मैंने मन पे लिया यार मैं कैसे फेल हो सकता हूँ टाइपिंग में, और मैंने दिन रात टाइपिंग करना शुरू किया, और उसका इतना अच्छा उपयोग किया मैंने मेरी पढ़ाई में कि बार बार हमेशा, चाहे नोट्स टाइप करना हो, चाहे आंसर राइटिंग करनी हो, उसके थ्रू, जैसे हर बार कोई आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा ना, तो आप, स्क्राइब, हाँ, मैं स्क्राइब मैंने, आप ना बता राइट दीजिए। लिखने वाला, तो जो भी आपको। ब्लाइंड कैटेगरी में या लो विजन कैटेगरी में होता है, जो एग्जाम देते हैं, उनके साथ में एक व्यक्ति रहता है, राइटर,
जैसे मेंस एग्जाम लिखना है तो हम्म, राइटर दूसरा होता है, उसको हाँ स्क्राइब बोलते हैं। जी। ठीक है, तो हाँ जरूरी नहीं कि आपको सारा स्क्राइब हाँ हमेशा मिले। मिलेगा जी। तो आपको आंसर कोई कोचिंग के एक प्रश्न आ गए, आपने कन्वर्ट कर लिया उसको, लेकिन आप खुद से तो लिखो उसको। उस समय लिखने के लिए कंप्यूटर पे लिख लो, तो ताकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेहतर हो सके। बिल्कुल। इसलिए वो मैंने टाइपिंग सीखी, तो उसका बेनिफिट वहाँ मिला मुझे। और मेरी स्पीड आज इतनी है कि मैं 2 की स्पीड से कोई भी क्लास लिख सकता हूँ, कोई भी गाना चलता हुआ लिख सकता हूँ कंप्यूटर टाइपिंग में, हिंदी में। आपने बताया था कि देवेंद्र जी ने मेरी जो एक मैंने प्रशासनिक शब्दावली करके एक टॉपिक पढ़ाया था, जी। है ना, आपने तो वो पढ़ा और वो सारी चीजें कई हाँ लिखा भी था। हाँ टाइपिंग में आप देखिए कि सामान्य जो टाइपिस्ट होते हैं 40-45, हिंदी में इतनी स्पीड रहती है, अगर आप में से कोई टाइपिंग जानता है तो आपको भी पता होगा। देवेंद्र जी आज बता रहे हैं कि वो 2 की स्पीड में गाना सुनते सुनते वो टाइप कर सकते हैं। हाँ। आप सोच सकते हैं तो इसके पीछे सारी में ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, इसको गॉड गिफ्ट तो नहीं कह सकते, नहीं सारी नहीं इसके गॉड पीछे नहीं, सारा इसने आपका इसने अभ्यास रहा होगा। बिल्कुल बहुत ये अभ्यास किया इसके अभ्यास लिए। से चीजें आती है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से क्या कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो इसी बात में विश्वास करता हूँ जी कि आप अगर अभ्यास करें तो सारी चीजें साध सकते हैं, जी और आपने ये अभ्यास से साधा है, उसके पीछे आपकी मेहनत है ये सारी। जी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा तैयारी पर वापस आते हैं। आपने ये सारी चीजें, अब आपके पास टेक्नोलॉजी आने से थोड़ा और चीजें आसान हो गई है, अब आप कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वैसे तो सभी लोगों के पास है ना, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपकी काफी हेल्प करी इस जी चीजों जी में, जी। और अब यूट्यूब है, इन चीजों से सुनकर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा था, मैं हाँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। बिल्कुल। तो पहले जब मैं 2013 में एलडीसी लगा, उसके बाद में फिर मैंने एक एग्जाम दिया था, वो बीच में रह गया था, इसलिए मैं आपको बता दूं। फिर मैं रेलवे में ओएस होता है, ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ओके। तो मैं वहाँ ज्वाइन किया मैंने 2017 में। मतलब 20 जनवरी 2017 से मैं रेलवे में रहा। और उसके बीच में दौरान में आरएस के मैंने 3 एग्जाम दिए हैं। आरएस 2016, हम्म। 2018 और 2021 में, तो ये वाला है ही। तो ओके, 2016 में मुझे फूड एंड सप्लाई वो सबऑर्डिनेट सर्विस आपका पहला अटेम्प्ट पहले था अटेम्प्ट था, और मैं पहले अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंच गया था। और और सिलेक्शन भी हो गया जी फाइनल। जी, मेरा फूड एंड सप्लाई सबऑर्डिनेट से। और 2018 बैच में तो हम और चौहान साहब साथ ही हैं, तो बिल्कुल। माइनॉरिटी ऑफिसर हैं हाँ दोनों। तो ठीक है, तो 2021। 2016 पहला अटेम्प्ट था सर हम्म का, और 2016 के पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया अलाइड में। 2018 में भी आप अलाइड में सेलेक्टेड हैं, जी। 2018 में हम साथ में ही हम्म माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। हम्म तो 2018 भी सेलेक्ट हुए, लेकिन जो पद चाहिए था कि एसडीएम बनना है, जी। वो पद नहीं मिल पाया हाँ आपको। तो वो इस बार हमें मुझे थोड़ा सा ये समझ में कि इस बार आपने अलग क्या किया, नई चीज क्या की, जिससे आपको इस बार थोड़ी और बेटर रैंक मिली। बेटर रैंक क्या, मैं बताता हूँ, 2021 में केवल एक ही पद है एसडीएम का, और जी वो आपका जी जी। है ना, फर्स्ट रैंक है, तो सर बिल्कुल। का एसडीएम पोस्ट मिल गई। तो इस बार आपने क्या अलग किया मेंस में? देखो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम, जी है ना, मेंस एग्जाम में अच्छा करोगे तो आपको अच्छी रैंक मिली। एक तो जी। मुझे बताइए कि 2018 ये 2021 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें प्री में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे 113 मार्क्स है, 113 113 मार्क्स, पॉइंट। हाँ जी। याद रखिए। हाँ, और कट ऑफ क्या रही थी? ब्लाइंड के 58 कट ऑफ है ना। और जनरल की कितनी रही थी, आपको कुछ याद है? जर्नल की पिछली बार शायद 84, या इस बार भी मान लो 84, 100 है, तो 84 हाँ। 100 से ऊपर नंबर है मतलब। पिछली बार 84, मैंने आपको कई बार बताया, हम्म जनरल कैटेगरी की 84 मार्क्स थी, सर के 113 नंबर थे। ब्लाइंड कैटेगरी में वैसे 58-59 नंबर आते तो भी क्लियर हो जाता, हम्म, लेकिन नंबर आप देखिए, इनकी पढ़ाई मेहनत देखिए, ये मेहनत से है। मैं जी बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ये मेहनत की बदौलत आए। और अभी भी सर जो सारा मोबाइल से ऐसे पास में रखकर सुनकर सारा करते हैं, आप सुनकर सारा पढ़ते जी हैं। जी। और 2021 जो अटेम्प्ट था उसमें प्री में 113 मार्क्स हाँ थे। जी ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से उस समय भी पास किया। जी जी फिर मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस, तो मेंस की तैयारी कितनी रही? हाँ, मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग प्रैक्टिस। हम्म, तो राइटिंग प्रैक्टिस का कितना फायदा रहता है, जी। वो पिछली अटेम्प्ट में क्या गलतियां रही थी, हाँ, इसमें आपने क्या मैंने सुधार, उसके बारे में मैं बताइए। यही बता रहा था हाँ आपको कि 2016 और 18 में मैंने आंसर राइटिंग की ही नहीं, और उसका खामियाजा मुझे बार बार सबऑर्डिनेट सर्विस में सिलेक्शन होने का मिला। हम्म क्योंकि देखो, सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ब्लाइंड को आंसर राइटिंग करने की जरूरत है। हम्म सामान्य व्यक्ति को तो है ही है, हम्म क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि कितना गैप है। जैसे 50 शब्दों में 5 ही लाइन लिखनी है, हाँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो भूमिका इतनी बड़ी बना देंगे कि 50 से ज़्यादा शब्द। ये तो सबके साथ होगा, जी मतलब जी अगर जो हाँ, अगर प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस नहीं नहीं जाएगा। करेंगे ना हाँ तो होगा। तो 2016 और 18 में मैंने प्रैक्टिस नहीं की। 2021 में मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मेरी कमी यहाँ है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से बार बार रिवीजन करो, और अगर लिखोगे नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक पे तो नहीं हो सकता। तो मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। और मेरे साथ इस दौरान हादसा भी हुआ कि मेरा जो पहले राइटर था स्क्राइबर है, उसकी भी एक कंडीशन होती है कि सेकंड ईयर का बच्चा ही ले जा सकते हैं बिल्कुल। रनिंग में। हाँ, तो मैं सेकंड एक बार थोड़ा सा
से बता देना चाहता हूँ कि जो भी ब्लाइंड कैटेगरी से होते हैं उनको राइटर रखना होता है। राइटर में यही कंडीशन होती है कि वो सेकंड ईयर रनिंग में होना चाहिए, सेकंड ईयर पास आउट नहीं होना चाहिए, थर्ड ईयर का नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वो सेकंड ईयर रनिंग में हो रनिंग वर्ड सकता से है। जी। तो तो वो आपको साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि जी मुझे कुछ कैंडिडेट का सवाल भी आया था जी कि ये रखना जरूरी है। हम्म, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा भी मिलता है, जी मेंस जी एग्जाम की हाँ मैं बात कर बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल हर 1 घंटे पर आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। जी जी और वो राइटर रखना जरूरी होता है। अगर आपके पास लो विजन सर्टिफिकेट है, अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो हम्म, आप खुद भी लिख सकते हैं अगर जी लो विजन में है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आपको एक राइटर रखना पड़ता है। जी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राइटर की और आपकी ट्यूनिंग बैठनी ट्यून चाहिए। में। हाँ हाँ वो पहले मैंने किया नहीं था, फिर हाँ इस बार भी ऐसा हुआ, जो राइटर पहले टेस्ट लिखवा रहा था मैं, हाँ तो उसको 2 महीने तक उससे लिखवाया एक से, और हाँ वो छोड़ के भग गया बीच हाँ में। ऐसे धोखा हो गया कि मतलब यार आप तीसरे तीसरे। फिर एक हनुमान नाम का लड़का था, वो हाँ। मुझे 1 महीने पहले मिला, हनुमान कुमार। अच्छा, जो आप पहले लिख रहे थे जिनके वो साथ आपकी ट्यूनिंग हुई थी वो उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ और दिया है ना, परीक्षा से 1 महीने मैंने पहले पहले आपको दूसरा राइटर राइटर लाना पड़ा। बदलना पड़ा। उसके ओके। साथ मैंने 3 ही टेस्ट लिखे, लेकिन फिर भी हमारी ट्यूनिंग बैठ गई, 3 4 टेस्ट लिखने से अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई। वो बच्चा भी अच्छा था, मतलब अच्छे से उसकी राइटिंग पहले देखनी पड़ती कि राइटिंग अच्छी है कि नहीं है, हाँ। उसकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वो हम्म स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे दूसरे के साथ लिखवाना तो चैलेंजिंग तो होता ही है कि हम्म। मतलब दूसरे से पे निर्भर हैं आप, और वो बिल्कुल। अच्छे से लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो 2016 और 18 वाली जो गलती थी वो मैंने नहीं दोहराई, हम्म। फिर भी मतलब राइटर के साथ अच्छी प्रैक्टिस की, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हो। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। हाँ, तो आप देखिए कि ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। एक आपको खुद ने पढ़ा और खुद को लिखना ये हम्म, थोड़ा आसान होता है, लेकिन जी आप पढ़ा आपने, हम्म, राइटर को आपको बोल के सुनाना पड़ता है, फिर हम्म, वो लिखता है। तो हम्म, ये अपना में बहुत चैलेंजिंग होता है। थोड़ा सा मुझे इंटरव्यू के बारे में भी बताइए। एक जी तो जैसे इस बार आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, हम्म, और इंटरव्यू में लक फैक्टर कितना काम करता है, या इंटरव्यू के नाम से कैंडिडेट घबराते बहुत हैं। बिल्कुल और इस देखो। बार की मार्कशीट तो मैंने देखा कि किसी के 35 नंबर आ रहे हैं, हाँ, किसी के 40 आ रहे हैं, हाँ, तो बहुत बड़ा अंतर भी रह जाता है। थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए मुझे। देखो ये एक बात है कि इंटरव्यू में लक भी फैक्टर काम करता है, बिल्कुल। मैं इसको इग्नोर नहीं करता हाँ कि आपका किस बोर्ड में आ रहा है। वो बोर्ड लिबरल हो सकता है, वो बोर्ड टाइट हो सकता है। हाँ। तो मेरा मंजू मैम के बोर्ड में था, वो सामान्यतः लिबरल बोर्ड माना जाता है। ओके। और इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ इंटरव्यू में जो टफ बोर्ड है उसने भी अच्छे नंबर दिए हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू एक सामान्य बातचीत होती है, हाँ हाँ आप अच्छे से बातचीत करो। इंटरव्यू मैंने सभी कैंडिडेट्स को जो मेरे संपर्क में थे, मैंने पहले ही कहा था, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप ईमानदार रहिए, आप पोलाइट रहिए, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने तीनों चीज़ें, तीनों इंटरव्यू फॉलो किए। फर्स्ट जो बार इंटरव्यू था उसमें मेरे साथ गफलत हुई थी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल। तो लेकिन इस बार मैंने पोलाइटनेस के साथ, ईमानदारी से जो था वो दिखना चाहिए उनको, और अच्छा इंटरव्यू, और मुझे 70 नंबर मिले। और इस बार के हिसाब से 70 नंबर बहुत अच्छे बहुत नंबर अच्छे हैं। नंबर, जी जी 70 नंबर हम्म, टॉपर के मार्क्स। जो इस बार टॉपर आए हैं विक्रांत हम्म, शर्मा जी, उनका हम्म, भी देखा हम्म, शायद 47, 47 नंबर है। 47 हाँ, 46 ऐसे मार्क्स थे। तो आप देखिए कि 70 नंबर इंटरव्यू में लाना ये भी अपना में बहुत बड़ी बात है ना। हाँ तो 70 नंबर आए, और ये सब चीजें, मेंस एग्जाम मिलता है और इंटरव्यू अगर आपका अच्छा रहा तब जाकर आप एक फर्स्ट हाँ। रैंक हासिल कर पाते हैं। इसमें एक एक बात और जोड़ हाँ देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन ये था कि आप देख नहीं सकते प्रशासन को कैसे चलाओगे। बिल्कुल। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, हाँ आप जैसे देख नहीं सकते कैसे प्रशासन चलाओगे। ये तो आधे बच्चे तो वैसे ही मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे हम्म। कि क्या यार, मतलब क्या प्रश्न कर दिया, अपन तो कुछ लायक ही नहीं है। लेकिन अगर उसको अच्छे से डील कर गए पूरे प्रश्न को, तो आपको वो बेहतर से बेहतर नंबर दिलाएंगे। तो मैं भी जानना चाहूंगा और हमारे सभी साथी भी जानना चाहेंगे कि हम्म, आप देख नहीं सकते फिर भी इतना बड़ा प्रशासन, एक एसडीएम आप बनेंगे, तो कैसे चलाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखो मैं भी पहले ही बोल रहा था कि सिलेक्शन लेना एक टारगेट था, बिल्कुल। उससे बड़ा टारगेट है वो उसको सिलेक्शन को एग्जीक्यूट करना। हाँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं फील्ड पोस्टिंग लूँ, और जहाँ भी जाऊँ हम्म। बेस्ट से बेस्ट करके दिखाऊं, और ये सिद्ध करके दिखाऊं कि ब्लाइंड नहीं, दिमाग से आदमी मजबूत है, दिल से मजबूत है। तो ये फिजिकल चैलेंज कोई भी परेशानी नहीं है, आप बेस्ट काम करके देंगे। आपके साथ मैं काम कर ही रहा था माइनॉरिटी में, बिल्कुल। इससे बेस्ट काम करके मैं वहाँ भी प्रशासन में दूंगा। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक। और हाँ बिल्कुल। इसके लिए जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने की होती हैं, उसके लिए मैं असिस्ट रखूंगा, असिस्टेंट रख सकता हूँ। और जो फाइल का काम है, जैसे हम्म। आपने देखा मैं कर ही लेता हूँ पूरा फाइल का काम, बिल्कुल। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो बड़ा चैलेंज नहीं है, बड़ा चैलेंज है थोड़ा प्रशासन में फील्ड में जाके, और वो मैं किसी का असिस्ट रख के और अच्छे से करूँगा। ये मेरे लिए मतलब बड़ा चैलेंज है, और उसको मैं निभाने की पूरी कोशिश करूँगा इस बार। देखो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर देवेंद्र जी ने बोली है हम्म कि फिजिकली जो चैलेंज
है ना वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है अगर आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत जी है, जी मेंटल टफनेस अगर आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़े चैलेंज को पार पा लेंगे। जी तो असली देखो ऐसे आपने दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चैलेंज लोगों को देखा होगा जिसमें कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से मजबूत है तो उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करी। बिल्कुल तो असली बात है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। बिल्कुल। अगर मानसिक रूप से मजबूत है तो सारी समस्याएं आप ही समाधान हो जाता है ना आपका। बिल्कुल। हम्म, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम्म, जो हमारी फ्यूचर के कैंडिडेट्स है, कुछ ऐसी बात उनसे जुड़ी हुई बात, थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ें और जानना चाहता हूँ जो कैंडिडेट से जुड़ी हुई है। हम्म, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आता है सर कि मतलब हर थोड़े टाइम बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हम्म, हैं, है ना। हम्म, पर कुछ भी नहीं, जैसे आपको तो फिर भी इतना चैलेंज होने के हम्म, बावजूद भी, तो हम्म, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। आप कैसे रहते थे ऐसे, दे- आपके भी तो लाइफ में ऐसे पल आएंगे जब आप जी जी डीमोटिवेट हो जाते थे, हाँ निराश या हताश हो जाते थे, देखो तो ये इस सिचुएशन में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाते थे। बिल्कुल ये स्वाभाविक चरण है। हम्म। आप 6 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन जरूर डिमोटिवेशन आ सकता है। हम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट हाँ में कम नंबर आ गए, बिल्कुल, सबसे डिमोटिवेट हो, ज्यादा हाँ इसी वजह से डिमोटिवेशन हो होता जाए। है। लेकिन आपको वो चरण मतलब हंस के पार करना है। हम्म। ठीक है, एक कच्चा एक टेस्ट, एक सब्जेक्ट आपका कमजोर हो सकता है, उसमें आ गए, किसी टेस्ट में आप बेस्ट भी तो रहे होगे। हम्म। आप उसको मान के चलो कि मैं इसमें बेस्ट कर रहा हूँ और बेस्ट करूंगा, अरे ये कमी है, हम्म। इसको निखार के अगली बार और लाऊंगा। हम्म। अगर आपके डिमोटिवेशन आ रहा है ना, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है, एक समय के लिए थोड़ी देर हो गया, आप उस समय चिल करो थोड़ा, और उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाओ। तो हम्म। उसको माइंड पे ऐसे नहीं ले लेना कि मतलब आप कुछ कर नहीं पाओगे, अब डिमोटिवेट हो गए, आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। हम्म। ठीक है, 1-2 घंटे छोड़ दिया, एक दिन छोड़ दिया, पढ़ाई में कंटिन्यूशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूशन नहीं है फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी भविष्य में, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहा है, और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हम एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। और वो आपको चैलेंज क्या, मतलब आपको मोटिवेट क्या करेगा, आपका टारगेट करेगा। हम्म। आपके मन में है कि हमको करना है तो करना ही है, वो लेके चलो ना, वो आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। हम्म। हम्म। जी ये है बात। बिल्कुल। अच्छा, हम्म, कभी मन में ऐसा आया कि हम्म, यार क्योंकि बहुत मुश्किल एग्जाम है ये भी, तो हाँ, कभी ऐसा आया कि चलो छोड़ो अभी नौकरी तो लगे हुए, क्विट हम्म, कर देते हैं। नहीं, कभी ऐसे ही, ऐसे एक दिन के लिए आ सकता है आपके मन में, जिसने ठान रखा ना वो कभी नहीं आ सकता। मतलब आपने अगर कर, उसने हाँ मजबूत इरादे हैं ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता क्विट कर दे। एक दिन के लिए क्विट कर सकता है, दूसरे दिन जरूर पड़ेगा। मतलब आपका मन में था कि मुझे तो यही हाँ बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे साथ भी कई बार होता है, आप छोड़ यार, बार बार आप कभी इंटरव्यू में कमा रहे हैं, कभी मेंस में कमा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं। हाँ। फिर लेकिन फिर 2 दिन के बाद ये लगता है कि नहीं यार करना है, मतलब इसको करना है, नहीं इसके बिना कुछ नहीं है। और हमारा तो आपको पता है माइनॉरिटी में तो दिन प्रतिदिन लगता है नहीं यार, हम ज्यादा लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हाँ करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल जो आगामी तैयारी करें उन कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे जो युवा साथी हम्म, है ना, यंग कैंडिडेट्स है, हम्म, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम्म, भटके हुए हैं। हाँ। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो थोड़े सिलेक्शन चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट है, तो हम्म। उनके लिए एक सही मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, उनके लिए आप बिल्कुल कुछ। उनको देखो निश्चित टाइम टेबल बनाना चाहिए, हाँ। निश्चित समय के अनुसार टाइम मतलब अपनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, निश्चित नोट जो अपना सिलेबस है उसको टाइम बाउंड में पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, और डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। अगर आप हुए हो ना थोड़ा बहुत, ये स्वाभाविक है, मैं कह रहा हूँ बार बार ये कह रहा हूँ कि हाँ अगर थोड़ा बहुत हो रहे हो तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। अगर आप ज़्यादा हो रहे हो तो फिर दिक्कत है। तो आप मतलब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, भटको मत इधर उधर, अपना टारगेट फिक्स करके रखो और उसके प्रति लगो। और जैसे आरएस की सबसे बड़ी बात है, आरएस में बहुत समय लगता है, और 3 साल में डीमोटिवेशन आना स्वाभाविक है। हम्म। अगर आप 3 साल तक तो धैर्य बना के रखो, कई बार परीक्षा खिसकती है, कई बार कोर्ट में जाते हैं, कई बार 1-2 नंबर से फेल भी हो जाते हैं, है ना, 2 बार अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो आपको अंदर से ये मन के चलना है कि आरएस कोई छोटा पद नहीं है, आप राज्य की सबसे बड़ी सेवा करने जा रहे हो। तो आपको अपने अंदर से ये जगाना पड़ेगा कि मुझे करना है, तभी जाके आप कर पाओगे, नहीं तो बार बार इधर से उधर। आपको दोस्त भी ऐसे मिलेंगे जो डिमोटिवेट कर देंगे कि ये अब तेरा नहीं होने का है, हम्म। आप पटवारी की तैयारी कर लेते हैं अब तो सेकंड, हाँ ये भी बढ़िया है कि आपके पास अगर विकल्प मिल रहा है आरएस की तैयारी से, सेकंड परीक्षा दे लो, लेकिन टारगेट जरूर अपना आरएस ही रखो। बिल्कुल। देखो हम्म, अगर आप एक फिक्स टारगेट, डिस्ट्रैक्शन से यहाँ पर सर ने जो बताया उसका मतलब ये था, देखो लाइफ में सभी चीजें जरूरी है, हम्म, आप एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए,
उसको फॉलो कीजिए। आपने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल सेट कर रखा, उसको फॉलो कीजिए। आप मौज मस्ती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी अनुशासन में, जी डिसिप्लिन, जी मतलब जी उसका भी एक टाइम है जी कि जी आपको इतना टाइम करना है तो उतना टाइम, तो यानी कि लाइफ में सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो सारी चीजें आप उसको साथ, लेकिन हाँ। अगर आप बैलेंस नहीं है, पढ़ाई का आपने सोचा लेकिन वो हो नहीं रहा और बाकी चीजों में मौज मस्ती में लगे, हम्म, तो वो रिस्ट्रिक्शन हो जाए। हाँ कुछ बिल्कुल। और जैसे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट्स के बारे हम्म, में, बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट्स भी हम्म, आपको अभी यहाँ पर दिख रही होंगी, हम्म, उनके साथ ज्यादातर ये शिकायत रहती है कि परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम्म। उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? देखो गर्ल्स के लिए चैलेंजिंग होता है, एक तो बाहर आजकल पढ़ाइयाँ बाहर हो हाँ रही हाँ। हैं, तो पहले चीज़ तो ये देखो कि आपका परिवार कितना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप ऑनलाइन सोर्सेज का उपयोग करो। बिल्कुल, आज ऑनलाइन ऑनलाइन सोर्स। सोर्सेज बहुत हो गए हैं, हम्म। आप कोई भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ लो, और मतलब बेस्ट किसी से पूछ के, और ऑनलाइन ही घर में पढ़ो। आपको अगर सपोर्ट परिवार को समझाने की ज़रूरत है कि भले इस परीक्षा से ये बन सकते हैं, मम्मी पापा ये बन सकते हैं, तो उन वो सपोर्ट कर देंगे। और ऑनलाइन की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आजकल कि फीस भी बहुत कम है। बिल्कुल। आपके घर पे जो कोचिंग आ गई हैं, घर पे सारी चीज़ें टेस्ट आ गए हैं, आप वहीं बैठ के लिख सकते हो, वहीं बैठ के पढ़ सकते हो। इससे बेटर चीज़ कुछ है नहीं। अगर बाहर भी नहीं आ रहे हो ना, तो वहाँ से बैठ के पढ़ो। अब बस वो महिलाओं को घर के काम के साथ ये तो बढ़िया भी बात है कि एक निश्चित दिनचर्या में पढ़ाई होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। तो वो चैलेंज नहीं है, वो आपके लिए मोटिवेशन है, बिल्कुल। आपके लिए प्रेरणा है कि आप काम करके पढ़ रहे हो, आपकी निश्चित दिनचर्या बन रही है, और वहां से आगे बढ़ रहे हो, तो आगे करेंगे, बेहतर कर पाएंगे। मतलब जैसे आज इस टेक्नोलॉजी युग में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे बिल्कुल। आप अभी बता रहे थे कि पहले आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड के लिए जरूरत पड़ती थी, और जी। जैसे अब सॉफ्टवेयर आया है तो आपके काम बहुत आसान बहुत हो गए। बात है सुनो। यही चीज सबके लिए भी कि आज ऑनलाइन एजुकेशन है, ये समझो कि आज हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है जी। कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें मिल गई और वो घर बैठे मिल रही मिल है। गए। उसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके एक बार भी प्रूव कर देंगे, जैसे मैं आरएस की बात करता हूँ, अगर इसमें प्री एग्जाम भी पास कर ले तो घर तो वालों को भी आप विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल। ये कुछ कर सकते हैं, है ना। हाँ। कई बार हो सकता है उसमें, एक बार में नहीं हुआ, दो बार में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पेशेंस भी रखने की जरूरत है। आजकल हर कंपटीशन में यह है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। पेशेंस रख के एक बार आपने प्रूव किया तो सब लोग सपोर्ट करने लग हाँ, जाएंगे। गर्ल्स के साथ ये भी है कि अगर नहीं पास हुई एक दो बार में, हम्म। तो उनको शादियों का डर रहता है, हाँ। शादी कर देंगे। तो उनको फैमिली को थोड़ा सा अपने आप को सिद्ध करके, जैसे चौहान साहब ने बताया कि अब ये प्रूव कर दो कि छोटा भी एग्जाम पास कर दिया ना, तो घर वालों को आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास बहुत आ बड़ा जाएगा। ट्रस्ट हो आ जाए जाएगा। तो ट्रस्ट को फिर भुनाना है आपको, और वो भुना तब पाओगे, आप खुद भी मेहनत करोगे अंदर से। अंदर से आपके अगर जलन है, आग है, तो आपको वो जरूर आगे बढ़ा हम्म। देगी। एक मैं बात करना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे साथी जो जॉब में हैं, हम्म। जैसे आप भी जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे थे, जी जी। है ना। तो जॉब में रहते हुए कैसे मैनेज करें, कैसे तैयारी करें, उन हाँ कैंडिडेट्स के बारे में आप कुछ बता पाए? जी बिल्कुल। जॉब में रहते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि जब परीक्षा का टाइम नहीं है, परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आ गया, प्री का एग्जाम हो गया, उससे ठीक है। पहले की रणनीति और उसके बाद की रणनीति दोनों हाँ। अलग होनी चाहिए। और हम्म। जब आप जॉब में हो, तो आपको अपना जितना समय, जैसे 8 घंटे जॉब है, 8 घंटे आप अपने दैनिक जीवन के निकालो, फिर भी 7 घंटे पढ़ो अगर आपको करना है तो। वो सुबह का टाइम हो सकता है, आप अपने अनुसार, जैसे कोई टीचर है 10 बजे स्कूल जा रहा है, तो सुबह 4 बजे से 6 बजे 10 बजे तक पढ़ो, 6 घंटे होते हैं। फिर वो स्कूल से आके फिर पढ़ो, मतलब शाम को पढ़ लो। तो आप अगर अपने जॉब से 8 घंटे निकाल रहे हो, और साथ में अगर स्कूल में या आपके ऑफिस में आधा 1 घंटे भी अगर बीच में टाइम मिलता है, जैसे लंच ब्रेक में, तो आप उसका उपयोग करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कर लो, अब या फिर कुछ चीज़ सुनने के लिए कर लो, तो ऐसे उपयोग करो। और जब परीक्षा आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, प्री तो हो ही जाता है उससे, आप अगर रेगुलर 8 घंटे पढ़ रहे हो 1-2 साल बिल्कुल। से, तो ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होता है। जब प्री पास हो गया, तो प्री के जिस दिन प्री होता है, आपको पता लग गया आप भाई कट ऑफ से पार हैं अपन, तो उसी दिन से आप छुट्टी ले लो। विदाउट पेमेंट का ऑप्शन होता है। अगर आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती है, थोड़े दिन वो मोमाया छोड़नी पड़ेगी आपको, 4-5 बिल्कुल। महीने का पेमेंट छोड़ना। मैंने भी किया, हाँ। 6 महीने तक मैं रेलवे में था उस समय, तो इस समय मेंस था, तो मैंने छोड़ दिया पूरा, विदाउट पेमेंट रह के मैंने यहाँ जयपुर रह के पढ़ाई की, टेस्ट सीरीज दिया। तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट टेस्ट देने हैं, पढ़ाई करनी है, और पूरा समय मेंस के टाइम इसमें देना है। हाँ, फिर इंटरव्यू में आप आराम से जॉब पे रहते करिए। इंटरव्यू सामान्य इंटरव्यू, वो सामान्य चीज़ होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ज्ञान का है ही नहीं, तो बिल्कुल। उस समय आपको वो उसमें करना ही नहीं घबराने की ज्यादा है, जरूरत करना नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, तो अगर ये आपने होता मेंस एग्जाम अच्छा लिख है। दिया है तो आपकी नॉलेज का टेस्ट तो हो ही हो ही चुका गया। है। हाँ, मैं फिर इंटर आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना, जो अपना कॉन्फिडेंस शो हाँ, करना है वहां अब पर। फिर भी अगर आपको लगता है 10-15 दिन छुट्टी लेके, इंटरव्यू से पहले 15 दिन और छुट्टी ले लो, बस, और बाकी अच्छा, करते रहो। अभी अभी जैसे आरपीएससी में एक अच्छा, ये अच्छी बात है कि हाँ अभी प्री और मेंस के
बीच में ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा। जी कई कैंडिडेट को लग रहा है कि पहले ज्यादा टाइम मिलता था, पर मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ कि अगर बिल्कुल आरपीएससी इसको रेगुलर भी फॉलो कर लेना तो हर कैंडिडेट्स को पता रहेगा कि अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है और पहले से तैयारी कर पहले लेते हैं। तैयार कर। तो जैसे अभी जो आगामी अभी जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम दे रहे हैं, मेंस एग्जाम, हम्म। उनके उनके लिए ज्यादातर ये आ रहा है कि सर हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला है और अभी 2 महीने लगभग बाकी है, तो उनके लिए कुछ सुझाव देना हाँ, चाहें आप? देखो जितना समय कम रहता है ना, हाँ, आदमी की बुद्धि उतनी तीव्र गति से काम करती है। बहुत बढ़िया बात मैं है। मैं आप कह रहा हूँ, अगर आप 8 घंटे में, पहले जब एग्जाम नहीं था ना, हाँ 8 घंटे में पढ़ते थे ना, अब वो काम आपके 8 घंटे ना 16 घंटे के बराबर काम करेंगे। और आपके पास अगर पहले से, जैसे प्री के जो सब्जेक्ट हैं, मोटे सब्जेक्ट आपने तैयार किए हुए हैं, प्री तभी पास हुए हो आप। आपको पता नहीं है कि आपको लगता है कि यार ये भी कमजोर है, नहीं, आपका वो तैयार है। आप जो मेंस के छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे 6 छोटे सब्जेक्ट है, इथिक्स है, पबेड है और हिंदी इंग्लिश है, इन पे कमांड बनाइए, इनके शॉर्ट नोट्स रखिए, उनको बार बार रिवीजन करिए। और आपका ये जो कम समय है ना, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। जितना कम समय उतना बेहतरीन आउटपुट होता है। जितना मतलब जितना बड़ा चैलेंज होता है ना, उतना ही बड़ा आउटपुट होता है। देखो, तो बिल्कुल, ये सिर्फ एक सोच की बात है। अभी यहाँ पर आपने देवेंद्र सर को देखा होगा, मैंने एक नेगेटिव सवाल पूछा कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से ये आ रहा है कि सर टाइम बहुत कम है। मैंने एक सवाल पूछा, वो नेगेटिव सवाल था, हम्म, लेकिन आप उनके जवाब को देखिए। सिर्फ ये चीज आपको पकड़नी, इसको बोलते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट। हम्म, मैंने एक नेगेटिव सवाल पूछा कि टाइम बहुत कम है, लेकिन उन्होंने उसका पॉजिटिव जवाब दिया कि उल्टा ये होता है, और उनके साथ होता है, इसीलिए जवाब निकल कर आया कि टाइम कम है, मतलब हमारी एफिशिएंसी अब ऑटोमेटिक बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी जी, है ना? बिल्कुल। और बाकी ये अगर आपको सबके लिए टाइम कम है ना, बिल्कुल छह बिल्कुल सब। महीने भी मिले होते तो भी उतनी उतने पढ़ाई तो होती, बिल्कुल। है ना? हमें इतना बड़ा सिलेबस है, हम्म। आप अगर 10 महीने दे लो ना मेंस के, फिर हाँ, भी आपको लगेगा छूट गया यार छूट अपना। गया बिल्कुल। परीक्षा से 1 घंटे पहले भी ये तो पढ़ के ही नहीं आया। और ये नेचुरल है, होना हाँ ही चाहिए। हाँ आप हाँ, मतलब आपको मतलब इतना लगेगा समय कम है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। क्या बिल्कुल। करो, क्या क्या हाँ कंप्लीट हाँ, तो करोगे? अब भले ही टाइम कम है, लेकिन हम अपने आप की एफिशिएंसी को बढ़ाकर, या एफिशिएंसी ऑटोमेटिक जब बढ़ जाती है, तो टाइम कम है, सबके लिए टाइम कम है, लेकिन इसी टाइम में आपको ये सोचना है कि हाँ टाइम कम है, हम कम टाइम में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर उसको ज्यादा कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल, ऐसे कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं अभी, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, और अभी आरएस की तैयारी शुरू करी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जी, अभी मेन सामने नहीं है, लेकिन अगले 1 2 3 साल में वो अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी आप बता दीजिए। जी, उनके लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से तैयारी करने लग गए हाँ हैं। और अगर वो 6 घंटे भी रेगुलर पढ़ते रहे, और जब तक उनका, जैसे किसी को अटेम्प्ट देना है 24 में, किसी को 25 में देना है, आप रेगुलर, आप जहाँ पढ़ रहे हो, जो जिससे पढ़ रहे हो, उस पे पूरा विश्वास रखिए और उसको फॉलो करिए। और जब आपका एग्जाम आ जाए, उस समय जैसे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो अब, तो उसको बढ़ा के 10 12 घंटे कर दीजिए। आप रेगुलरिटी बना के रखिए। उन बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप है ना कंटिन्यूटी रखोगे ना, तो आपकी आधी समस्या से ज़्यादा समस्या तो वैसे ही दूर हो गई। बिल्कुल। तो आप है ना कंटिन्यूशन रखिए, अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए और मेहनत करते जाइए। और हाँ, उन बच्चों को ये और कहना है कि आप है ना सिर्फ पढ़िए मत, उसको मनन करिए, उसको लिखिए। क्योंकि आरएस है ना लिखने का खेल है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की ना आपने, तो बहुत बड़ा आपको मतलब नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो आपको मेंस एग्जाम में दिखेगा। मैंने जैसे बताया, मैंने 2 एग्जामों में मतलब 16 18 में राइटिंग नहीं की, और उसका परिणाम मुझे मिला था कि नेगेटिव परिणाम मिला, और जब मैंने की तो उसका पॉजिटिव परिणाम मिला। बिल्कुल। तो देखो, यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू से अगर एक बात चीज जो मैंने सीखी है, और हम्म, आप सब सीख सकते हैं, कि फिजिकल चैलेंज वास्तव में इतना, आप में से बहुत सारे साथियों की बहुत सारी दिक्कतें होगी, लेकिन ये जो फिजिकल चैलेंज आ रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, मेंटल टफनेस अगर आपके पास है, तो आप बड़ी से बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। आज देवेंद्र जी के साथ मैंने बात करके ये सारी चीज़ें सीखी है, और मेरे ख्याल से आपके भी मन में यही चीज़ें आई होगी कि अगर मेंटल टफनेस, हम मानसिक रूप से मजबूत है, तो सारी की सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है। फिजिकल चैलेंज या फिर हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं नहीं है। बन जी सकती है, जी। और आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो एक बार सभी साथियों की तरफ से मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम जीवन के लिए, अग्रिम आपके इस कार्य क्षेत्र में जाने के लिए, और बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, आज आप यहाँ पर आए। और मुझे लगता है अगर इतने लोगों में से जो भी देख रहे हैं, अगर 1 लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग भी अगर अपने जीवन को सफल बनाते हैं, तो आज हमारी ये बातें सार्थक हो जाएगी। जी जी। मैं अभी आपको एक बात और कहना चाहता हूँ
कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है। अभी पूरा आसमान बाकी है, मतलब अभी भी सपने छोटे नहीं हैं, हम्म, सपने बहुत बड़े हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौहान साहब, हम्म, आपने मुझे समय दिया और मेरी वजह से अगर किसी, मैं तो ये समझता हूँ कि एक भी व्यक्ति का भला होता है ना, तो मेरे लिए वो भी एक बड़ी सफलता है। और ये रियल स्टोरी है, इसको अच्छे से एंजॉय करिए और मन में रखिए कि मतलब हाँ, जैसे मैं तो लास्ट में ये कहूँगा, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल सबसे देवेंद्र बड़ी जी बात। कर सकते हैं, तो ऐसी कोई, परिस्थिति से आकर तो कोई हाँ, भी तो कर कोई भी सकता है। कर सकता है। और एक बात और देखिए जो मैं शायद अभी शेयर करूंगा, मतलब ठीक है जैसे हमें लगता है ना कि हाँ फिजिकल चैलेंज है, ब्लाइंड है, लेकिन जब मैंने देखा तो इतने मस्त आदमी है, इतने मस्त तरीके से रहते हैं, चिल रहते हैं, तो यही मुझे बताया भी हाँ मस्त रहो। तो हम्म, इतना होने के बाद भी कोई किसी भी तरह का तनाव नहीं नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप आराम से मस्त रहते हैं। तो बिल्कुल। मुझे उसका भी एक फॉर्मूला सबको बता दीजिए, तैयारी करते हो सब अवसाद में आ जाते हैं, सब डिप्रेशन स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनके लिए बस एक बात और बता दीजिए। बिल्कुल देखो, जो होना है वो होगा, क्योंकि आपकी देखो इसमें लक प्लस मेहनत हाँ, दोनों काम करते अपने हैं। हाथ में बिल्कुल मेहनत है। मेहनत है। हाँ। अब मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, हम्म। ठीक है आपकी रैंक ऊपर नीचे, कई बच्चे इस बार है जो नीचे रह गए हैं, हम्म। वो अच्छे डिजर्व करते थे, लेकिन बिल्कुल। उनको भी नहीं, भाई आपका इस बार लक कम किया, हर बार काम नहीं करेगा कम। अगली बार आपका बेटर हो सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा आप राजस्थान टॉप कर गए। तो बिल्कुल। आप आराम से बिना तनाव लिए हम्म। पढ़ते रहो, मस्त रहो, जितना तनाव कम लोगे जितना बढ़िया आउटपुट मिलेगा हाँ, आपको। पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि हाँ तनाव मेरे को छू नहीं सकता, अच्छा बिल्कुल प्रशासक भी वही साबित होगा। बिल्कुल। तो आपको प्रशासन में भी तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बिल्कुल। बहुत सारे तनाव आएंगे, कब तक झेलेंगे हम्म। आप? जितना बस कमी अगर व्यक्ति चाहेगा तो उसको अपने में हजार कमियां दिखेंगी, अगर उसको देखनी हो अच्छाई तो लाखों अच्छाई दिख जाएंगी। तो बस वो देखने का दृष्टिकोण है कि कैसा देखता है व्यक्ति। बिल्कुल। हम्म, हमारे देखने का दृष्टिकोण है कि हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, देखते अगर हैं। हम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। तो एक बार फिर से देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आप सबकी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो जीवन में बहुत आगे बढ़े। सर ने मुझे बताया कि उनका आगामी लक्ष्य, अभी रुके नहीं, आगामी लक्ष्य आप आईएएस में भी जाना चाहते हैं और उसकी जी भी जी आप तैयारी कर रहे हैं। जी तो जी। हमारी शुभकामना है कि आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। थैंक यू, आप बहुत सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार आपका।